गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी जो बुक है नॉलेज करिकुलम, उसमें अपनी 4th यूनिट स्टार्ट है। कल मैंने आपको करवाई थी। तो 4th यूनिट में आपका जो टॉपिक है राष्ट्रवाद। कल मैंने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया था। कल मैंने राष्ट्रवाद का अर्थ बताया था, उसकी परिभाषा बताई थी और धारणा बताई थी। उसके बाद उसकी विशेषताएं बताई थी कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यानी कि जो भी हमारा राष्ट्र या हमारे देश या हमारे समाज में जो भी नागरिक रहते हैं वो अपने समाज यानी अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने राज्य के प्रति अगर समर्पण की भावना रखते हैं तो वो क्या राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि हम कोई भी काम, जो भी अपना काम है या अपने राष्ट्र का जो भी काम है, उस राष्ट्र के काम के, राज्य के काम को अगर हम अपना हित समझकर, यानी कि हम अपना स्वयं का खुद का काम समझकर उसे करते हैं तो वो हमारा राष्ट्र के प्रति, हमारे राज्य के प्रति हमारा समर्पण का भाव होता है। और इसके साथ ही हमारा जो राष्ट्र है या हमारे राज्य के जितने भी प्रतीक चिन्ह है या जो भी हमारी सार्वजनिक स्थल है, अगर हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं तो ये सारे हमारे राष्ट्र के विकास से संबंधित आते हैं। तो मैं आज आपको राष्ट्रवाद के प्रभाव के बारे में बताऊंगी कि अब जो है राष्ट्रवाद का प्रभाव, यानी कि अगर हमारी जो सोच है अगर संकीर्ण होती है, अगर हमारे किसी भी राष्ट्र या राज्य के जो भी समाज में व्यक्ति रहते हैं, नागरिक हैं, जो भी हैं, अगर उनकी सोच संकीर्ण है तो वो क्या होती है राष्ट्र के लिए या वो राष्ट्र के लिए या राज्य के लिए या अन्य देशों के लिए वो क्या हो जाती है, हानिकारक सिद्ध होती है अगर उसकी सोच नकारात्मक है। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ राष्ट्रवाद के प्रभाव। आज अपना जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद के प्रभाव। क्या है आज का टॉपिक? वो है राष्ट्रवाद के प्रभाव। आज का टॉपिक अपना है राष्ट्रवाद के प्रभाव। राष्ट्रवाद के प्रभाव में आप देखो कि जो हमारा जब राष्ट्रवाद का जो भी राष्ट्रवाद के प्रभाव में, राष्ट्रवाद के प्रभावों को दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जो हमारा राष्ट्रवाद का प्रभाव है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रवाद की भावना को यदि राष्ट्रवाद की भावना के मूल स्वरूप को यदि नहीं समझा जाता, यानी कि हमारे जो भी हमारा राष्ट्रवाद की भावना है अगर उसके मूल स्वरूप की भावना को नहीं समझा जाता तो यह अपना क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है। यानी कि हम अगर अपने राष्ट्र या अपने राज्य के प्रति अगर समर्पण की भावना नहीं रखते तो वो उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसका जो प्रभाव वो क्या हो जाता है, नकारात्मक होता है। अब यदि व्यक्ति इसके मूल की भावना को अपनी भावना समझता है, उसकी अपनी खुद की भावना, स्वयं की भावना समझता है तो वो उसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। यानी कि इसके दो प्रभाव होते हैं, पहला होता है नकारात्मक प्रभाव और दूसरा आपका है सकारात्मक प्रभाव। कौन कौन से प्रभाव है? दो प्रभाव है। पहला प्रभाव है सकारात्मक प्रभाव और दूसरा जो आपका है वो है नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले मैं आपको सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताऊंगी कि सकारात्मक प्रभाव क्या है राष्ट्रवाद पर। तो राष्ट्रवाद में सबसे पहले जो आपका है वो सकारात्मक प्रभाव, जब राष्ट्रवाद के स्वरूप को व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित होता है, यानी कि जब हमारे राष्ट्र का स्वरूप व्यापक दृष्टिकोण का होता है तब उसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्र के हित के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के हित, यानी अपने देश, अपने राष्ट्र के हित के साथ साथ अन्य राष्ट्रों यानी कि दूसरे देशों के हित के बारे में भी विचार किया जाता है। इस प्रकार की राष्ट्रीय जो हमारी भावना संपूर्ण विश्व के लिए क्या लाभदायक सिद्ध होती है। अगर जैसे उदाहरण के तौर पर बता दूं, अगर हम अपने स्वयं के घर को के सोचते हैं, उसके बाद अपने पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं, उसके बाद जिस गांव मोहल्ले के बारे में सोचते हैं या जिस शहर में रहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, ये तो हमारी सोचने की जो हमारी भावनाएं होती हैं वो हो जाती हैं पॉजिटिव। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचते तो वो उनकी भावनाएं
सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका राष्ट्रीय एकता का विकास। 1 नंबर आपका पॉइंट आ जाता है, इसमें है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का विकास। 1 नंबर पॉइंट आपका इसमें आ जाता है राष्ट्रीय एकता का। इसमें जो अपना पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद के प्रभाव में आपका पहला था सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में आपका जो पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय एकता का विकास, यानी कि जो हमारा राष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का विकास, यानी कि हमारे राष्ट्रवाद के माध्यम से नागरिकों के को राष्ट्र के जो भी कार्य हैं, हमारे देश के जितने भी कार्य हैं राष्ट्रीय कार्यों के प्रति अगर पूर्ण सहयोग के साथ, पूर्ण सहयोग एवं उत्साह के साथ उन कार्यों को करते हैं, वो कार्य को किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक राष्ट्र या समाज के कार्यों को अपना स्वयं का हित का, यानी कि उसका खुद का कार्य समझकर करता है, तो वो क्या करता है उस राष्ट्रीय या उसके देश की क्या होती है, उन्नति होती है या विकास होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, ये राष्ट्रीय एकता विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है राज्य एवं राष्ट्र प्रेम। दूसरा आपका है राज्य एवं राष्ट्र प्रेम, राज्य एवं राष्ट्र प्रेम। दूसरा पॉइंट इसका है इसमें राष्ट्र एवं राज्य एवं राष्ट्र, यानी कि जैसे पहले हम किस गांव में, शहर में या राज्य रहते हैं, उसके बाद हमारा क्या राष्ट्र, यानी कि हमारा देश आ जाता है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का संबंध किससे है, भावात्मक स्थिति से होता है। जो राष्ट्रवाद का संबंध है वो भावात्मक स्थिति से होता है, यानी कि अपनी स्वयं की भावनाओं को समझते हुए होता है। अर्थात नागरिक इस स्थिति में राष्ट्र, राज्य जो हमारा राष्ट्र है एवं राज्य है से पूर्णतः संबद्ध हो जाता है, यानी कि उससे जुड़ जाता है तथा उसके मन में अपने राष्ट्र एवं राज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगर वो जो भी हमारे समाज में व्यक्ति रहते हैं, अगर उनका अपने राज्य या अपने राष्ट्र के प्रति उसकी जो भावनाएं हैं, अगर उनका संबंध, उसकी भावनाएं संबंध उससे जुड़ जाता है, तो उस राष्ट्र और उस राज्य का उन्नति का विकास होता है, जिनकी उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। और कभी भी अगर मौका पड़े या उसको कभी भी अपने जान की बलिदान या अपने जान को न्यौछावर करना पड़े, तो वो व्यक्ति या नागरिक पीछे कभी नहीं हटता। उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि अगर जो हमारी सीमा पर जो भी हमारे नौजवान हैं, अगर उनको क्या होता है, अगर लड़ाई युद्ध करते करते समय अगर उनके शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो अपने कदम पीछे नहीं हटाते, तो वो उनका क्या है, अपने राज्य और राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो उसके बाद तीसरा आ जाता है सार्वजनिक हित। तीसरा इसमें आ जाता है सार्वजनिक हित में देखो, इसमें जो आपका आ गया दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक हित। राष्ट्रवाद में सार्वजनिक हित की भावना का क्या होता है, समावेश पाया जाता है। राष्ट्रवाद में सार्वजनिक हित, यानी कि हमारी जितने भी हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र में अगर जितने भी नागरिक रहते हैं, अगर हित की भावना, सबके हित के बारे में हम अगर सोचते हैं, तो भावना का समावेश पाया जाता है, क्योंकि राज्य एवं राष्ट्र के प्रति सद्भावना जागृत होती है। होते ही व्यक्ति अपने हित को भूल जाता है। अगर हर व्यक्ति, हर नागरिक के अंदर अपने समाज के, अपने राज्य या अपने राष्ट्र के प्रति अगर उसके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना अगर पैदा होती है, तो वो अपने स्वयं के हित को भूल कर वह सबके हित के बारे में सोचता है, जिनकी अपने राज्य, अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है। और राष्ट्रीय जो हमारा है, राष्ट्र व्यक्तियों का क्या है, समूह है। हमारा जो देश है वो है व्यक्तियों का एक समूह है। जब व्यक्ति राष्ट्रीय हित के बारे में विचार करता है, तो उसके द्वारा, यानी कि जितने भी हमारे समाज में जितने भी नागरिक रहते हैं,
अगर उनके हित के बारे में हम सोचते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे इसके साथ ही हम क्या करते हैं, जितने भी जो भी हमारे नागरिक या व्यक्ति जो भी रहते हैं हमारे देश में रहते हैं, तो इससे हमारे सार्वजनिक हित की भावना का क्या होता है, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो क्या है, व्यक्तियों का समूह है। अगर हम अपने राष्ट्र राज्य के हित के बारे में जानते हैं तो हम सर्व जनता जन की सबों के बारे में सोचते हैं। जब व्यक्ति राष्ट्र के हित के बारे में विचार करता है तो वह उसका स्वाभाविक रूप से वो सार्वजनिक हित के संबंधी कार्यों को भी संपन्न करता है। तो यह कौन सा पॉइंट आ गया आपका, सार्वजनिक हित आ गया। उसके बाद चौथा आ जाता है इसमें राष्ट्रीय विकास का समावेश। चौथा पॉइंट आता है राष्ट्रीय विकास का समावेश। राष्ट्रीय विकास का समावेश चौथा पॉइंट आपका है राष्ट्रीय विकास। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए नागरिकों द्वारा, जो भी हमारे नागरिक हैं, नागरिकों द्वारा कार्यों को संपन्न करना इस तथ्य का प्रमाण है। यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय विकास का समावेश, यानी कि हमारे राष्ट्र या हमारे देश या हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो हमारे राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हैं, और नागरिक जो भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य करते हैं, कार्यों को संपन्न करते हैं, तथा इस तथ्य का वो क्या करते हैं, इस तथ्य का क्या है, वो प्रमाण होता है कि उनके मन में अपने राज्य एवं राष्ट्र के प्रति क्या है, भावना का पूर्ण समावेश है। इस स्थिति में जो भी व्यक्ति राष्ट्र के विकास से ही सब विकास की भावना को समाहित करता है, यानी कि वह अपनी भावना अपने देश के प्रति अपनी भावना रखता है, तो इससे वो अपने राष्ट्र के विकास में पूर्ण सहयोग देता है। तो ये क्या है, राष्ट्रीय विकास का समावेश। उसके बाद है उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान। पांचवा पॉइंट आपका है उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान। उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान किस तरीके से हो गया, जैसे कि राष्ट्रवाद की भावना जो है, हमारे राष्ट्रवाद की भावना प्रत्येक नागरिक के मन में उत्साह और जोश की भावना भर देती है। यानी कि जो हमारी राष्ट्रवाद की भावना है वह प्रत्येक नागरिक के मन में उत्साह एवं जोश की भावना भर देती है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक, हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक या हमारे राज्य में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने जो लक्ष्य हैं, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की और निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ता है, जो उसने लक्ष्य प्राप्त करने का वो प्रयास करता है। जैसे कि हमारे राज्य में, उदाहरण के तौर पर बता दूं कि राज्य द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लक्ष्यों, यानी कि हमारे राज्य का ये उद्देश्य है कि हमारे जितने भी गरीब बच्चे हैं या जो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, सार्वजनिक उनको शिक्षा, सबको शिक्षा देनी है। जैसे कि अपने पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को क्या करना है, फ्री में उनको भोजन देना है, उनको यूनिफॉर्म देनी है, उनको किताबें देनी है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जैसे भी कोई भी व्यक्ति, जो भी बच्चा है 1 से लेके 8वीं तक, हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी आवश्यक है, जरूरी है। ये हमारे सरकार द्वारा जो भी हमारे कानून बने हैं, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी, जिससे कि जो बच्चों को उसकी कोई फीस नहीं और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा में बच्चों को छोटी कक्षाओं में जैसे आंगनबाड़ी में भोजन वगैरह ग्रहण करवाया जाता है, और उनको यूनिफॉर्म होगी, बुक्स होगी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। यानी कि हमारा
जो भी हमारे राज्य या हमारे राष्ट्र के जितने भी लोग हैं वो क्या हो सके, पूर्ण साक्षर हो सके। तो इसमें क्या है, जो भी हमारा ये हमारे राज्य या हमारे राष्ट्र का क्या है लक्ष्य है, उस लक्ष्यों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी जो भी जनता, हमारे राष्ट्र या हमारे समाज में जितने नागरिक रहते हैं अगर अपना वो पूर्ण योगदान दें तो इसमें सभी लोग साक्षर हो सकते हैं। और राज्य में सार्वजनिक लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य उस स्थिति तक प्राप्त किया जा सकता है जबकि सारे नागरिक उनका पूर्ण सहयोग करें और लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति सहयोग की प्रेरणा व्यक्ति और राष्ट्र के प्रति भावना से ही प्राप्त होती है। उसके बाद आपका छठा पॉइंट है जातिवाद का उन्मूलन। जातिवाद, छठा पॉइंट है जातिवाद का जातिवाद का उन्मूलन। जातिवाद के उन्मूलन में राज्य एवं राष्ट्रीय भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जातिवाद के उन्मूलन जो हमारा है उनका हमारे राष्ट्र एवं राज्य के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, भावनाओं का उन्मूलन राज्य राष्ट्रीय भावना का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इस भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति जातिगत भेदभावों को भुलाकर राष्ट्र के विकास के कार्यों में अगर पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार की सामूहिक गतिविधियों को संपन्न करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जातिवाद की जो भावना है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अगर हम सब समाज के लोग जातिवाद को भुलाकर हम राज्य जो हमारा राष्ट्र के कार्य सभी को समूह के ग्रुप के रूप में अगर उनको संपन्न करते हैं तो इससे हमारा जो जातिवाद का क्या होता है, उन्मूलन होता है। उसके बाद है संकट के समय उपयोगी। सातवां पॉइंट आपका आ जाता है संकट के समय उपयोगी। संकट के समय उपयोगी। संकट के समय उपयोगी। सातवां पॉइंट आपका है संकट के समय उपयोगी। राष्ट्र के समक्ष अनेक विषम क्या होती हैं, परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार कहीं पे भूखमरी, बाढ़ आ जाती है या कोई युद्ध हो जाता है, तो विषम परिस्थितियां क्या होती है हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन परिस्थितियों में जो भी हमारे नागरिक हैं, हमारे समाज में जितने भी नागरिक रहते हैं, नागरिकों के सहयोग के अभाव में हम सामान्य रूप से परिवर्तित नहीं होती। और युद्ध के समय नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करें तथा तन मन धन तीनों के द्वारा राष्ट्र का सहयोग करें। तो इस स्थिति में जो हमारी राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होकर व्यक्ति ही राष्ट्र के प्रति सहयोग करते हैं और तथा युद्ध के समय राष्ट्र को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अगर संकट के समय हमारे राष्ट्र में कई बार विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था, जैसे कई बार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है या भूकंप आ जाता है या युद्ध हो जाता है। तो इस स्थिति में जो हमारे राष्ट्र, हमारे समाज, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं अगर अपना पूर्ण सहयोग देकर जिनकी तन मन धन से अगर पूर्ण सहयोग करते हैं तो उस राष्ट्र के विकास या उन्नति निश्चित है कि होएगी। उसके बाद आपका आ जाता है समर्पण की भावना। आठवां है समर्पण की भावना। समर्पण की भावना आठवां पॉइंट आपका है इसमें समर्पण की भावना में। समर्पण की भावना, तो समर्पण की भावना में राष्ट्रवाद में समर्पण की भावना का
होता है। इसमें प्रत्येक नागरिक अपने राज्य या राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखता है तथा राष्ट्र के विकास हेतु पूर्ण मनोयोग से प्रदर्शन करता है, जबकि अपना पूर्ण मनोयोग देता है। और जैसे सीमा सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा होगी, हमारे सीमा सुरक्षा, राज्य की अखंडता एवं औद्योगिक विकास, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? समर्पण भावना के अंतर्गत आती है। तो मैंने राष्ट्रवाद के प्रभाव में आपको 2 पॉइंट बताए थे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में आगे ये मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं। कौन कौन से होंगे? राष्ट्रीय एकता का विकास, राज्य एवं राष्ट्र प्रेम, सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय विकास का समावेश और उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान, जातिवाद का उन्मूलन। 7वां आपका है संकट के समय उपयोगी और समर्पण की भावना, कि हमारे राष्ट्रवाद में समर्पण की भावना का समावेश होता है। इसमें हमारे राष्ट्रवाद में इसमें प्रत्येक नागरिक अपने राज्य एवं राष्ट्र के प्रति अगर समर्पण का भाव रखता है तो इससे राष्ट्र के विकास में पूर्ण मनोयोग से सहायता करता है, सहायता का अगर प्रदर्शन करता है, जैसे कि हमारी सीमा सुरक्षा होगी या राज्य की अखंडता होगी और औद्योगिक विकास आदि सकारात्मक पॉइंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि समर्पण की भावना का आ जाता है। तो ये आपके हो गए सकारात्मक पॉइंट। अब आपको मैं आगे करवाई हूँ वो है नकारात्मक प्रभाव के पॉइंट। कौन से? नकारात्मक प्रभाव के पॉइंट। नकारात्मक में देखो, सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद का संकीर्ण स्वरूप मानव कल्याण के लिए, यानी कि अगर हमारे जो राष्ट्र, हमारे समाज की अगर सोच अगर संकीर्ण यानी कि छोटी हो जाती है, संकीर्ण स्वरूप मानव कल्याण के लिए तथा वैश्विक विकास के लिए घातक सिद्ध होता है। और उसके साथ ही हमारा जो राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति अगर घातक सिद्ध होता है, इसमें व्यक्ति मात्र अपने राष्ट्र के बारे में ही विचार करता है। अगर उसकी सोच संकीर्ण हो जाती है, केवल वह अपने राष्ट्र के हित के बारे में ही सोचता है तथा उसके विकास से ही संबंधी कार्यों में वो क्या करता है? रुचि रखता है। सिर्फ अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने देश के प्रति उसको अन्य देशों के विकास से संबंधित कार्यों में वो कोई रुचि नहीं होती। इससे क्या होता है? जो हमारा वैश्विक विकास को क्या होता है? आघात लगता है। राष्ट्रवाद संबंधी जो हमारी भावना के इस संकीर्ण स्वरूप को हम नकारात्मक प्रभाव कहते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव में आपका पहला पॉइंट है। दूसरा आपका है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में देखो, पहला पॉइंट है आपका संकीर्ण सोच। पहला पॉइंट आपका इसमें है संकीर्ण सोच। संकीर्ण सोच के अंतर्गत देखो, संकीर्ण विचारों की उत्पत्ति राष्ट्रवाद के संकीर्ण स्वरूप में होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सोच क्या होती है? संकीर्ण यानी कि छोटी हो जाती है। इस भावना के अनुसार व्यक्ति स्वाहित यानी कि अपने खुद के बारे में, स्वाहित एवं राष्ट्र के बारे में विचार करता है, यानी कि अपने खुद के हित और अपने देश के हित के बारे में विचार करता है। वह अन्य राष्ट्र के जो दूसरे देश हैं उनके नागरिकों एवं अन्य राष्ट्रों के प्रति उनकी सोच अगर नकारात्मक होती है तो इस प्रकार व्यक्ति की सोच में व्यापकता के स्थान पर संकीर्ण स्वरूप धारण कर लेती है। अगर व्यक्ति की सोच अगर संकीर्ण हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है, तो वह अपने हित और अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है। वह दूसरे देशों के बारे में, नागरिकों के बारे में वह नहीं सोचता। अगर उसकी जो सोच अगर संकीर्ण हो जाए तो इसकी व्यापकता के स्थान पर उसका जो संकीर्ण स्वरूप धारण कर लेती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये नकारात्मक के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। दूसरा इसमें आ जाता है अंतरराष्ट्रीय
अंतर्गत देखो नकारात्मक में कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अभाव राष्ट्रवाद के संकीर्ण स्वरूप का क्या है प्रमुख लक्षण माना जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति के विकास में तब सहयोग नहीं करता जब तक कि उसका स्वयं का कोई लाभ न हो। कि अगर नकारात्मक सोच में व्यक्ति तब तक दूसरे देश या राष्ट्र या नागरिकों के बारे में तब तक नहीं सोचता जब तक कि अगर उसमें उसका स्वयं का फायदा नहीं होता, स्वयं को उसको लाभ नहीं होता, तो इस प्रकार की स्थिति एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के लिए उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय भावना के संकीर्ण स्वरूप में अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अभाव पाया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का अभाव यानी कि अगर कोई भी राष्ट्र या देश के समाज के व्यक्तियों का अगर दूसरे राष्ट्र या समाज से लाभ, खुद को स्वयं को लाभ नहीं होता, देश को स्वयं को लाभ नहीं होता, तो वो इसके बारे में नहीं सोचता। तो ये इसके अंतर्गत आता है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के अंतर्गत आता है। तो मैंने इसमें आपको पहले सकारात्मक में 8 पॉइंट करवाए और नकारात्मक में मैंने आपको 2 पॉइंट करवाए। दूसरे पॉइंट में आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।